28 अप्रैल को अरशद शरीफ जो है वो हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर करते हैं। और इस पिटीशन में क्या कहते हैं? इस पिटीशन में यह कहते हैं कि मेरे ऊपर जो है वो हुकूमत जो है वो थ्रेट दे रही है और मुझे बाकायदा डिफरेंट नंबर से धमकी आ रही है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बेबस हैं और वो बेबस किस तरह है? अरशद शरीफ जो है वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को यह कह रहे हैं कि मुझे धमकी दी जा रही है और मुझे यह कहा जा रहा है कि अब जब आप बलूचिस्तान पेशी भुगतने जाओगे तो आपको वहां पे अगवा कर लिया जाएगा। तो अरशद शरीफ मलिक से चीफ जस्टिस एक सवाल पूछते हैं, आपने ऐसा क्या काम कर दी जो इतनी ज्यादा एफआईआर आपके ऊपर दर्ज हो रही है? 11 अप्रैल 2022 को शहबाज शरीफ की हुकूमत आती है और जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आती है तो जो शख्स या जो सहाफी इमरान खान का बयानिया प्रमोट करता या उस शख्स के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती या उस शख्स को आप ये समझे जेल के किनारे जो है या जेल की सलाखों के पीछे उस शख्स को जो है वो हुकूमत जो है वो कर देती। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूं अरशद शरीफ की। अरशद शहीद जो है, आप सब लोगों को पता है कि अरशद शरीफ जो है वो शहीद हो गए, लेकिन अरशद शरीफ की जो सारी एक स्टोरी है, सारा आप ये समझे एक बयानिया है, कहां पे क्या झूठ बोला गया, कहां पे क्या सच बोला गया और अरशद शरीफ जब शहीद हुए थे तो कौन से बयानिए को प्रमोट किया गया और कितनी झूठ बोला गया। आज भी मुझे एक बात वो भूलती नहीं, कहा जाता है कि जिस शख्स या जो भी कोई कौम इतनी बार झूठ बोले और वो झूठ सच जो है वो लोगों के सामने नजर आना शुरू हो जाए तो बात मुकम्मल हो जाती है। 28 अप्रैल को अरशद शरीफ जो है वो हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर करते हैं और इस पिटीशन में क्या कहते हैं? इस पिटीशन में यह कहते हैं कि मेरे ऊपर जो है वो हुकूमत जो है वो थ्रेट दे रही है और मुझे बाकायदा डिफरेंट नंबर से धमकी आ रही है और मुझे यह कहा गया है कि आपको सबक सिखाया जाएगा अगर आप बाज ना आए, अगर आपने इमरान खान का बयानिया जो है प्रमोट ना किया, अगर आपने इमरान खान की बातों को अब और जो है मीडिया पे उछालने की कोशिश की तो आपको जो है वो अरेस्ट कर लिया जाएगा। इस बिहाफ के ऊपर जो है अरशद शरीफ जो है हाई कोर्ट में जाते हैं और एक पिटीशन दायर करते हैं। इस पिटीशन से पहले नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं ये पिटीशन क्या थी और इस पिटीशन में जो है ऐसा क्या जो है वो अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। 28 अप्रैल 2022 को सैयद मोहम्मद अली बुखारी, मिस्टर फैसल फरीद एडवोकेट्स हैं, वो पिटीशन दायर करते हैं। ऑब्जेक्शन केस नंबर है जी 6875/2022। द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द ऑफिस आर ओवररूल्ड। द पिटीशन शैल बी डीम्ड to have been numbered at the request of the learned counsel. The petition is taken up for hearing today। और एक पूरे का पूरा पैराग्राफ जो पिटीशन जो है वो दायर होता है। इस पिटीशन में जो है वो क्या कहा जा रहा है, इस सफे के ऊपर आप दो सफे जो देख रहे हैं, सफात देख रहे हैं, इनके ऊपर क्या कहा जा रहा है? अरशद शरीफ जो है वो हाई कोर्ट के अंदर ये बात कहते हैं कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है और मेरे साथ और भी सहाफी उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो मैं चीफ जस्टिस से अपील करता हूं कि हमें इंसाफ दिया जाए और इस इंसाफ के बदौलत जो है अब आप ये देखेंगे कि भट्टी जो है, भट्टी ट्वीट करते हैं, एनी विक्टिमाइजेशन अगेंस्ट अरशद यारवाई साबर शाकिर मोईद एनी अदर जर्नलिस्ट विल नॉट बी टॉलरेटेड। ऑल जेनेटिक्स यूनियन विल बी लॉन्च पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनी हाई हेडनेस। यानी इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि आरिफ हमीद भट्टी जो है एक ट्वीट करके और ट्वीट जो है वो ये कह रहे हैं कि जो पिटीशन जो है दायर किया है कि हमें इंसाफ दिया जाए और जितने भी यूनियन है, जो सहाफी की यूनियन है, हम एहतजाज जो है वो कॉल रिकॉर्ड करेंगे। अब मोहित पीरजादा अपने ट्वीट में क्या लिखते हैं? प्लेन क्लोथ्स मैन बिलीव्ड टू बी फ्रॉम एफआईए बर्स्ट इनटू टीवी एंकर अरशद शरीफ हाउस harassed his family around 1:30 AM in this morning. According to source close to him, FIR was already ready to press after his illegal arrest। यानी 1:30 पे जो है अरशद शरीफ को कॉल आती है, उसकी फैमिली को जो है वो हरासमेंट किया जा रहा है और ये जो है अरशद शरीफ के साथ जो है मोहित पीरजादा जो है वो हमायती एक ट्वीट कर रहे हैं। इस ट्वीट के बाद जो है अब ये समझें कि अरशद शरीफ मलिक की जो है चीफ जस्टिस जो है वो पेशी सुनेंगे, लेकिन इस पेशी से पहले नाज़रीन आपको एक और ट्वीट पढ़ाता चलूं। एक और ट्वीट किया था 2017 में अरशद शरीफ ने एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में वो कहते थे, जस्ट रिटर्न फ्रॉम सीओसी पेमरा हैव सबमिट रिप्लाई अ सीनियर आईबी ऑफिशियल थ्रेटन्ड मी इन द प्रेजेंस ऑफ सीओसी मेंबर्स लायर्स। यानी 2017 के अंदर 5 अक्टूबर को ट्वीट करते हैं। इस ट्वीट में कहते हैं कि अभी सीओसी पेमरा से वापस आया हूं, आईबी के जो सीनियर एहलकार हैं और सीओसी के जो मेंबर्स हैं, मेरे वकला के सामने उन्होंने मुझे धमकी दी है। ये 2017 के अंदर किसकी हुकूमत आती है हम सब लोगों को आइडिया है। इसके बाद अरशद शरीफ मलिक जो है वही बात यहां पे कह रहे हैं कि मुझे अब भी थ्रेट दिए गए हैं। अब नाज़रीन जो एफआईआर दर्ज होती है 20 जुलाई 2022 को,
20 जुलाई 2022 को जब एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर का हवाला मतन बड़ा कमाल का है। अब ये समझे, हवाला मतन ये है कि एक शहरी मुहिब्बे वतन पाकिस्तान जो है वो एक शहरी जो है वो एफआईआर दर्ज करवाता है। इस एफआईआर में क्या कहा जाता है जी, तैयब हुसैन वल्द मंजूर हुसैन कौम भट्टी हैदराबाद से लोकेट कर रहे हैं। मतलब मैं इन शॉर्ट जो है आपको बताता चलूं कि मैं एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी शहरी हूं। जैसा कि आज मौलिका 20/5/2022 बवक्त 22 यानी आप ये समझे 10 बजे मैं अपने दोस्त एक हमजा और वहीद खान के साथ कैफ अशरफ होटल यूनिट नंबर 5 लतीफाबाद में चाय पी रहा था। मैंने अपने मोबाइल पर यूट्यूब चैनल ARY न्यूज के एंकर अरशद शरीफ ने पाक फौज और रियासती इदारों के खिलाफ सवाल जवाब के नशिस्त के दौरान मीर जाफर और मीर सादक का नाम लेकर पाक फौज और रियासती इदारों में नफरत फैलाने जैसी बातें की और नफरत फैलाने वाला माहौल पैदा किया और इदारों की इज्जत आबरू को मजरूह किया। और मैं एक मुहिब्बे वतन शहरी हूं। ये बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। मेरे पास इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का इख्तियार है। फिर मैंने ऐसी हकीकत अपने साथ बैठे दोस्तों हमजा और वहीद को बताई। लिहाजा बनाम अशरफ शरीफ के खिलाफ कार्रवाई, मतलब अशरफ शरीफ के खिलाफ जो है वो ARY न्यूज के एंकर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नोट, बयान कुनंदा का बयान लिखकर पढ़कर सुनाया गया है, जिसने दुरुस्त तस्लीम करके दस्तखत भी किए हैं। अब ये नाज़रीन आप हवाला मतन देख रहे हैं। इसके मुताबिक तकरीबन सिंध और बलोचिस्तान में एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर तकरीबन इस टाइम तक 7 से 10 एफआईआर बताया जाता है दर्ज हो जाती है। अब नाज़रीन 23 जुलाई 2022 को अरशद शरीफ की पाकिस्तान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सामने पेशी है और इस पेशी में आपको मैं बताता चलूं, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बेबस हैं। और वो बेबस किस तरह है? अरशद शरीफ जो है वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को यह कह रहे हैं कि मुझे धमकी दी जा रही है और मुझे यह कहा जा रहा है कि अब जब आप बलूचिस्तान पेशी भुगतने जाओगे तो आपको वहां पे अगवा कर लिया जाएगा। तो अरशद शरीफ मलिक से चीफ जस्टिस सवाल पूछते हैं, आपने ऐसा क्या काम कर दी जो इतनी ज्यादा एफआईआर आपके ऊपर दर्ज हो रही हैं? तो अरशद शरीफ मलिक चीफ जस्टिस को एक जवाब देते हैं और कहते हैं कि मुझे यह कहा गया है कि आपको सबक सिखाया जाएगा। नाज़रीन मैं आपको हूबहू जो है वो वर्डिंग पढ़ के सुनाता हूं कि उस वक्त जब डिबेट हो रही थी तो क्या बातें चल रही थी। अब धमकियां मिल रही है कि जब तुम बलूचिस्तान में पेशी भुगतने जाओगे तो अगवा कर लिए जाओगे। हिफाजती जमानत से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान अरशद शरीफ जब कमरे अदालत में पेश हुए तो चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तफसार किया कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, जिस पर अरशद शरीफ ने कहा कि इन्हें कहा जा रहा है कि इन्हें सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने कहा यह भी किया जा रहा है कि इन्हें रास्ते से ही अगवा कर लिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि एक और सहाफी मतीउल्लाह जान को भी कुछ दिन के लिए सैर करवाई गई थी। यानी चीफ जस्टिस खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो एक नामवर सहाफी मतीउल्लाह जान है उनको भी कुछ दिन के लिए जो है वो सैर करवाई गई थी। इसके बाद दरखास्त गुजार के वकील का कहना था कि इनके मौकिल के खिलाफ मुल्क भर में मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि यह अदालत सिर्फ हिफाजती जमानत दे सकती है क्योंकि जहां पर यह मुकदमा दर्ज होते हैं वहां इस अदालत का इदारा इस समाअत में नहीं आते। अरशद शरीफ मलिक जो है वो पाकिस्तान चीफ जस्टिस से एक फरियाद कर रहे हैं और फरियाद क्या कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैं आपसे ये फरियाद करता हूं कि इतने ज्यादा शहरों में मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितने भी मुकदमात हैं वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद में सारे के सारे शिफ्ट हो जाएं। तो चीफ जस्टिस अरशद शरीफ को क्या जवाब देते हैं? नाज़रीन जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। जवाब ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कानून ही नहीं है, पाकिस्तान के अंदर अभी कोई ऐसा लॉ ही पास नहीं हुआ कि जो सारे मुकदमात जो हैं वो इस्लामाबाद में शिफ्ट हो जाएं। जहां जहां पे मुकदमा हुआ है आपको वहां वहां पे भुगतना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये कर सकता हूं कि कुछ दिन की आपको जो है वो ये समझ लें कि आपको मैं बेल दे सकता हूं, मतलब जमानत दे सकता हूं। अब ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल जो हैं वो अरशद शरीफ मलिक को जो है वो जवाब दे रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अरशद शरीफ को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि मतीउल्लाह जान और SECP ऑफिसर को दिन की रोशनी में जबरी तौर पर गायब किया गया और असद अली तूर और अफसार आलम जैसे साथियों के खिलाफ जानलेवा कार्रवाइयां हुई हैं। इस हुक्मनामे में कहा गया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है। इस हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने बुनियादी हकूक से मुसलसल खिलाफ वर्जी के कानून की हुक्मरानी को कमजोर किया है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि किसी सियासी मुकदमे में कोई इदारा भी मुद्दई है, जिस पर अदालत में बताया गया कि कोई भी इदारा जो है वो मुद्दई नहीं बन रहा। ये एक आम शहरी है जो फरियाद कर रहा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि
मेरी दिल आजारी हुई है। फौज के खिलाफ जो है मीर जाफर और मीर सादिक के नारे लगाए गए हैं। इसके बाद नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 30 मई को समाअत जो है वो मुलतवी कर दिया। कहा कि 30 मई को जो है वो अरशद शरीफ मलिक जो है वो वापस आएंगे और दोबारा फिर देखेंगे इसके ऊपर क्या मामला जो है किया जाए। अगस्त में अरशद शरीफ जो है वो पाकिस्तान का मुल्क छोड़ देते हैं। अरशद शरीफ के लिए पाकिस्तान की जगह तंग कर दी जाती है और इतनी ज्यादा जगह तंग कर दी जाती है कि अरशद शरीफ को अपना मुल्क छोड़ना पड़ता है। बाकायदा यह भी कहा जाता है कि इमरान खान ने भी खुद कहा कि आप जो है वो मुल्क छोड़ दें। अब जब मुल्क छोड़ने की बारी आई तो उनकी बीवी से एक सवाल पूछा कि अरशद शरीफ ने जो है वो मुल्क क्यों छोड़ा। उस वक्त आप सब लोगों को वाकया याद होगा शहबाज गिल का। शहबाज गिल ने यह तराफ जुर्म किया था कि मुझे नंगा कर दिया जाता है, मुझे नंगा किया गया। तो अरशद शरीफ की जो वाइफ है जावेरिया ने कहा था कि अरशद शरीफ को बहुत डर था कि कहीं मुझे नंगा ना कर दें। इस डर की वजह से जो है वो मुल्क छोड़ के बाहर चले जाते हैं। अब जब मुल्क छोड़ के बाहर जाते हैं तो दुबई के अंदर जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त तक किसी को नहीं पता था कि अरशद शरीफ जो वो दुबई के अंदर है। अरशद शरीफ ने जो एक फैसला किया और वो फैसला ये किया कि एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। यूट्यूब चैनल लॉन्च करने के फौरन बाद जो अरशद शरीफ के जो 80K सब्सक्राइबर थे वो आप ये समझे कि लाखों में सब्सक्राइबर पहुंच जाते हैं और उनकी वीडियो जो है वो वॉच टाइम जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। लेकिन मुद्दा क्या था, आप ये समझे आसान अल्फाज में, जैसे कि रजीम के ऑपरेशन के मुतालिक जो वो ARY न्यूज पे नहीं बता सकते थे। अरशद शरीफ ने फैसला किया कि मैं वो बातें जो है वो मैं यूट्यूब चैनल पे बताऊंगा। और इसके बाद बादशाह सलामत से सवाल पूछते, हर शख्स से सवाल पूछता, वो कौन था, वो सवाल का जवाब हमेशा पूछते थे। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का होता है कि 30 अगस्त को बाकायदा ARY न्यूज से ऑफिशियली तौर पे ये एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि अरशद शरीफ जो है हम उनको अपने चैनल से निकाल रहे हैं। अगर अरशद शरीफ जो है कुछ भी करेगा तो ARY इसका जिम्मेदार नहीं होगा। ARY क्यों ना करता है? ARY न्यूज के उस वक्त मैं अक्सर ये सोचता होता था कि 8 साल एक शख्स ने आपके चैनल को ऊपर तक उठा के रखा है और एक टाइम जब उसके ऊपर मुश्किलात का वक्त आया तो आपने उस शख्स को जो है चैनल से बाहर निकाल दिया। और जब चैनल से बाहर निकाला और नोटिफिकेशन जारी कर दिया और यह कहा कि अरशद शरीफ आज के बाद कोई बात करेगा तो इदारा जो है वो बीच में मुदाखलत नहीं करेगा। इसके बाद जो है अरशद शरीफ जो है वो दुबई की भी जमीन जो अरशद शरीफ के लिए तंग कर दी जाती है और यह कहा जाता है कि आपके पास ऑप्शन है, आप किसी और मुल्क चले जाएं। बाकायदा प्रूफ के साथ यह भी बताया जाता है कि अरशद शरीफ की दुबई के अंदर जो है वो अभी तक वहां तक जो है वीजा जो है कैंसिल नहीं हुआ था। अरशद शरीफ रह सकते थे अपने दुबई के अंदर, पाकिस्तान तो छोड़ दिया था, वो दुबई के अंदर रह सकते थे। लेकिन जो दुबई की जो हुकूमत है उन्होंने अरशद शरीफ को यह कहा कि अगर आप नहीं गए तो हमें हुकूमत को, पाकिस्तानी हुकूमत को आपको देना पड़ जाएगा। तो बराए मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहां से चले जाएं। अब अरशद शरीफ के पास क्या ऑप्शन था? क्या वो वीजा बनवाने की कोशिश करता? उन्होंने वो ऐसा मुल्क चूज किया जिसके अंदर पाकिस्तान के जस्ट ID कार्ड के ऊपर जो है वो आप जा सकते हैं। ID कार्ड के ऊपर जाने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो था केनिया। अरशद शरीफ जो वो केनिया चले जाते हैं। अब केनिया जब जाते हैं वहां पे व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन व्लॉग के बाद एक दिन रात के 2 बजे न्यूज आती है कि अरशद शरीफ जो है उनको कत्ल कर दिया गया। अरशद शरीफ को गोली मार के जान बहक कर दिया गया। यहां पे बहुत ज्यादा सवालात उठते हैं और कुछ सवालात ऐसे हैं कि अरशद शरीफ को किसने मारा। एक फेक स्टोरी सुनाई जाती है, फेक कहानी बनाई जाती है और कहानी यह बनाई जाती है केनिया पुलिस की तरफ से कि एक बच्चा था, एक शख्स ने कंप्लेन दर्ज की, कंप्लेन दर्ज करने के बाद एक बच्चे को अगवा कर लिया और इस गाड़ी में गया और फलां गाड़ी के अंदर, सब लोगों को स्टोरी का पता है, वो उस स्टोरी को हम डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बात यह थी कि अरशद शरीफ को क्यों कत्ल किया गया। आप ये समझे कि जो खुरम था वो गाड़ी चला रहा था, क्या उस शख्स को गोली मारनी चाहिए थी जो गाड़ी चला रहा था, जो 7 वाली सीट पे बैठा था उसको गोली मारनी चाहिए थी? सवालात बहुत ज्यादा जन्म देते थे और कुछ सवालात ऐसे थे, सब लोगों को शक था कि कहीं पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये तो नहीं हुआ कि पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत हुई है और इसके बदौलत जो अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया। बहुत ज्यादा सवालात उस वक्त उठते थे, लेकिन सवालों के जवाब हर शख्स के माइंड के अंदर यह था कि कौन है, शक की बना पर बहुत ज्यादा लोगों पर शक किया जा रहा था। लेकिन इसके बाद कहानी का रुख एक और तब्दील होता है और वो तब्दील ये होता है कि अरशद शरीफ जो है वो केनिया में किसके पास गए थे। खुरम कौन था, खुरम के साथ वक्कार उसका भाई कौन था। केनियन मीडिया के मुताबिक अरशद शरीफ ने वकूए का दिन केनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी से तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत पर वाक़े एक दूर दराज इलाके मगादी में एम्यूनिशन डंप नामी कैंप में दिन अपना जो है वो गुजारा। अब ये कैंप जो था, ये कैंप किसका था? ये वक्कार के भाई खुरम का था। और वो जो खुरम था, आप ये समझिए कि वो पुलिस को, किन पुलिस को बाकायदा शूटिंग के तौर पे वहां पे बताया जाता है कि जो फार्म हाउस था, जो इस जगह का नाम बताया जा रहा है,
वहां पे ये बताया जा रहा था कि अरशद शरीफ वहां पे गए थे और वकार जो है वो केनियन पुलिस को जो है वो बाकायदा शूटिंग के तौर पे, ट्रेनिंग के तौर पे उनका फार्म हाउस यूज करते हैं। लेकिन एक शख्स से बात होती है, वो एक शख्स राना अजीज, वो फैसलाबाद के एक रिहायशी है। राना अजीज के मुताबिक स्टोरी बड़ी कमाल की है। राना अजीज ने बताया वकार अहमद के अबवा अजदाद यहां आकर आबाद हुए। वो खुद को पाकिस्तानी नहीं बल्कि केनिया के शहरी समझते हैं और वो स्टोरी सुनाते हैं कि जब अंग्रेजों ने जो है इस जगह पे हुकूमत कर ली थी तो केनिया जब आजाद हुआ था तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा महाजरीन जो है वो मजदूरी के लिए केनिया आते हैं और इसके बाद उनको नेशनलिटी मिल जाती है। आप सब लोगों को पता है केनिया जो है वो मुसलमान मुल्क है और वहां पे ज्यादा जो मेजोरिटी है वो मुसलमानों की है। इसके बाद जो है वकार के मुताबिक वो गुज़श्ता 3 महीनों से केनिया में थे और इनका वीजा भी एक्सपायर हो चुका था, लेकिन इन्होंने अपने वीजे में मजीद 3 महीनों के लिए तोसी करवाई थी। अब मगदी में मौजूद कैंप के बारे में राना अजीज से जब एक सवालात पूछा गया और इस इलाके की सिक्योरिटी लिहाज से ये कैसा है, अब राना अजीज से एक सवाल पूछा जाता है जो मगदी कैंप है ये कैसा है, ये एरिया कैसा है, ये लोकेशन कैसी है, तो वो क्या जवाब देते हैं। उन्होंने बताया कि हम गए तो थे लेकिन बाद में पछताते रहे कि यहां नहीं आना चाहिए था, लेकिन सिक्योरिटी लिहाज से इस जगह में कोई मसला नहीं। इस रोड पर 2 छोटे छोटे गांव है, मसाइयों कीनियों के वो लोग जो बहुत पुरानी तहजीब से वाबस्ता हैं और वो मुल्क में अमन समझे जाते हैं। जब कोई घर में सिक्योरिटी गार्ड रखता है तो कोशिश करता है कि किसी मसाई गांव के बासी को रखें क्योंकि वो चोरी और डकैती नहीं करता। जब अजीज से एक सवाल पूछा गया और वो सवाल ये पूछा गया कि बताएं पुलिस ने वकार को तफ्तीश के लिए जो है वो पकड़ा है, तो उन्होंने बड़ी कमाल की बात की। उन्होंने कहा कि इनको नहीं पकड़ा गया। क्यों नहीं पकड़ा गया? वो जज्दे खाकी जो अरशद शरीफ जो शहीद हो गए थे उनकी जो है डेड बॉडी जो पाकिस्तान भेजने के लिए जो है वो सरगर्म थे और मैंने भी पहली बार उनको वकार अहमद को सबसे पहली बार देखा। आज यहाँ पे सवालात बहुत उठाए जाते हैं और सवालात कुछ ये उठाए जाते हैं कि अरशद शरीफ जो है वो किस तरह कत्ल हुआ, क्यों कत्ल हुआ, वहां पे क्या करने गया, वकार अहमद से क्यों मिलने गया, और अगर अरशद शरीफ को ये पता था कि मेरी डेथ होगी तो वहां जाता ही क्यों। इसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर अरशद शरीफ की डेड बॉडी आ जाती है और डेड बॉडी आने के बाद 2 अहम शख्सियात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। एक फैसल बावड़ा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। फैसल बावड़ा की आप लोगों ने सब लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो बात थी DGISI और इसके बाद ISPR का मौक़िफ़ भी सामने आता है। वो ये कहते हैं कि लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है हमारे ऊपर। क्या मुझे आप ये बताएं, अरशद शरीफ अगर पाकिस्तान से जाना चाहते तो क्या वो जा सकते थे? ये बात बहुत कमाल की बात थी, लेकिन अरशद शरीफ की मौत जो है वो उसकी मौत कीनिया में ही थी। कहा जाता है कि मारने वाले से बचाने वाला बेहतर है, लेकिन अरशद शरीफ की मौत इसी तरह जो है वो आनी थी और वो शहीद हो गए। इसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की तवक्को की जा रही है। पाकिस्तान का इंसाफ कैसा है? यहाँ पे JIT बन जाती है, यहाँ पे कमेटियां बन जाती है, यहाँ पे पाकिस्तान की अदालत जो है वो कैसा रिस्पांस देती है। जब पिम्स हॉस्पिटल में जो है अरशद शरीफ की डेड बॉडी आती है तो बाकायदा पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम की जो है आप ये समझे रिपोर्ट जो है वो नहीं आती, लेकिन एक सीनियर एंकर दुनिया न्यूज के वो ये आप ये समझे रिपोर्ट जो है वो सामने लेके आते हैं पूरी कौम के सामने, और ये बताया जाता है कि अरशद शरीफ पे किस तरह तशद्दुद हुआ, उनके नाखून काटे गए, पता नहीं किस तरह नजदीक से गोली मारी, पता नहीं क्या क्या इंकशाफात किए, और वो ऐसे चौंका देने वाले इंकशाफ थे जो हम स्टोरी सारी डिस्कस कर रहे थे। ये सारी की सारी कहानी जो है ये बात तो प्रूव करती है कि अरशद शरीफ को बाकायदा पुलिस ने नहीं मारा, ये मरवाया गया है। अरशद शरीफ का एक हौलनाक कत्ल किया गया है।